नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अग्नि 5 मिसाइल की तरफ से है। आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा कि कल यानी कि 20 अगस्त 2025 को भारत की तरफ से अपनी सबसे लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ीसा के चांदीपुर से टेस्ट किया गया था। लेकिन अभी इस मिसाइल की टेस्ट को लेकर एक मेजर कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि कल इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद जब डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज को इशू किया गया था तो उसमें अग्नि 5 को एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया है, जबकि अभी तक अग्नि 5 को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में कैटेगराइज किया जा रहा था, क्योंकि नॉर्मली जिन भी मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होता है उनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या आईसीबीएम की लिस्ट में गिना जाता है। और अग्नि 5 मिसाइल की रेंज हालांकि 5000 किलोमीटर से ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाइटर पेलोड के साथ ये मिसाइल 8000 किलोमीटर तक भी स्ट्राइक कर सकता है, जिस वजह से इसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। लेकिन रिसेंट टेस्ट में इसे IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कहने के बाद अग्नि 5 की कैटेगरी को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि अग्नि 5 को IRBM के अंदर क्यों क्लासिफाई किया जा रहा है। इसको लेके अभी 3 मेजर थ्योरीज डिस्कस किए जा रहे हैं। पहला थ्योरी है कि अभी जिस वेरिएंट को टेस्ट किया गया था वो अग्नि 5 का बंकर बस्टर वेरिएंट होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले डीआरडीओ की तरफ से हिंट दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी अग्नि 5 के एक हैवी कन्वेंशनल वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 7500 केजी से लेके 8000 केजी तक की वॉरेट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से इस मिसाइल की रेंज थोड़ी कम होने वाली है, जो कि 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक सीमित होने वाली है। लेकिन ये वेरिएंट जमीन के अंदर 80 से 100 मीटर की रीइंफोर्स्ड बंकर को भी तोड़ने की क्षमता रखने वाला है। ये वेरिएंट स्पेसिफिकली पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट जैसे कि किराना हिल्स या चाइना के होटान एयरवेज को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया। इसको अभी IRBM का लेवल देकर भारत अभी शायद ये सिग्नल देना चाहता है कि इस वर्जन का इस्तेमाल खास करके रीजनल और कन्वेंशनल वेपन के तौर पर किया जाने वाला है, जिस वजह से ग्लोबल लेवल में इसको लेके कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। दूसरे थ्योरी के मुताबिक इसको अग्नि 6 के लिए स्पेस बनाने के लिए किया जा रहा है। अग्नि 6 जो कि एक 4 स्टेज की मिसाइल होने वाला है, उसका रेंज 9000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसमें 8 से 10 के आसपास MIRV वॉरेंट मौजूद होने वाली। मतलब इस मिसाइल के आने के बाद पूरे यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज हमारे स्ट्राइक रेंज में आ जाएंगे। इसके लिए शायद अभी अग्नि 5 को IRBM की लिस्ट में क्लासिफाई किया जा रहा है, ताकि अग्नि 6 को असली ICBM के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकेगा। तीसरा थ्योरी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी के ऊपर फोकस करता है, जहां पर ये क्लासिफाई किया जा रहा है कि एक डेलिबरेट मूव भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो दुनिया तुरंत ही इसको न्यूक्लियर स्ट्राइक के साथ जोड़ने लगता है, जो कि एस्केलेशन के रिस्क को बढ़ाने लगता है। लेकिन अगर उसी मिसाइल को IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाए तो उसके कन्वेंशनल वेरिएंट को यूज करना पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ज्यादा एक्सेप्टेबल होने वाला है, और इसी वजह से शायद अभी अग्नि 5 की इस वेरिएंट को IRBM बोला जा रहा है। अगला अपडेट भारत की न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत के न्यूक्लियर सबमरीन को लेके एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ये बात बताया जा रहा है कि भारत अभी अपने अगले जनरेशन के S5 क्लास की न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का प्रोडक्शन स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा है। ये स्टेप अरिहंत क्लास की और रिसेंट S4 सीरीज की सबमरीन के बाद एक मेजर लीप माना जा रहा है। S5 क्लास का डिस्प्लेसमेंट 12000 टन से लेके 13500 टन के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो अरिहंत क्लास और S4 सीरीज के मुकाबले या कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा जंप होने वाला है। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से भी एक 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को भी डेवलप किया जा रहा है, जो सबमरीन को एक्सटेंडेड पेट्रोल एंड्योरेंस और हाई सर्वाइबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। ये सबमरीन 12 से लेकर 16 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करने वाला है। इन मिसाइल में भारत की नेक्स्ट जनरेशन K5 और K16 जैसे मिसाइल मौजूद होने वाली, जिसमें MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी होने वाली है। मतलब एक मिसाइल एक साथ मल्टीपल टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम होने वाला है। इसे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा पावरफुल होने की उम्मीद किया जा रहा है।
अरिहंत क्लास के सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल होने के बाद भारत को सी बेस प्लेटफॉर्म से या अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का कैपेबिलिटी मिल गया था। लेकिन अरिहंत क्लास के सबमरीन में सिर्फ 8 K-15 मिसाइल या फिर 4 K-4 मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, जिसमें से K-15 मिसाइल का रेंज बस 750 किलोमीटर तक ही सीमित है, जिस वजह से इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी सिर्फ रीजनल स्ट्राइक करने के लिए लिमिटेड हो जाता है। वहीं पर S5 क्लास के सबमरीन आने के बाद भारत के पास एक ऐसा SSBN मौजूद होगा जो लॉन्गर रेंज वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को ले जा सकेगा, ज्यादा दिन तक सी के अंदर पेट्रोल कर पाएगा और स्टेल्थ फीचर की वजह से इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 के आसपास S5 सबमरीन को इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और इसमें स्पेशली K5 और K6 मिसाइल को डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जिनका रेंज 5000 किलोमीटर से लेके 6000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट DRDO के डायरेक्ट एनर्जी वेपन प्रोग्राम की तरफ से है। भारत की तरफ से अभी अपने लेजर वेपन प्रोग्राम में एक और बड़ा माइलस्टोन को हासिल किया गया। DRDO की तरफ से दिए गए अपडेट के मुताबिक अभी 30 किलोवाट स्टैंडर्ड की शस्त्र शक्ति सिस्टम के सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद अभी एक और 50 किलोवाट स्टैंडर्ड की सॉलिड स्टेट लेजर के प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट को शुरू किया जा रहा है, जिसके कुछ लीक्ड इमेज अभी सामने आ चुके हैं। यह नया 50 किलोवाट स्टैंडर्ड का डायरेक्ट एनर्जी वेपन हैदराबाद की चेस लैब में भी डेवलप किया जा रहा है। इसमें हाई पावर सॉलिड स्टेट लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एरियल थ्रेट जैसे कि यूएवीज, हेलीकॉप्टर्स और इवन इनकमिंग रॉकेट्स और आर्टिलरी सेल को भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। DRDO की तरफ से 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश की कुर्नूल में शस्त्र शक्ति 30 किलोवाट लेजर का सक्सेसफुल टेस्ट को किया गया था। ये सिस्टम ड्रोन्स और यूएवीज को 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर एंगेज करने में सफल रहा था। इसके डिजाइन के लिए 2 4x4 व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें एक कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल था और दूसरा बीम कंट्रोल यूनिट था। अभी जो 50 किलोवाट सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, इसमें मल्टीपल फाइबर लेजर कंबाइन करके एक हाई पावर बीम को जनरेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि बड़े और रेजिलिएंट टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होने वाला है। ये सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर और KU बैंड के रडार के साथ आने वाला है, जो कि पूरे 360 डिग्री की सर्वेलेंस और एक्यूरेट टारगेट एक्विजिशन प्रोवाइड कर सकता है। मतलब स्वार्म ड्रोन या रॉकेट सैल्वो किसी को भी ये सिस्टम आसानी से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाला है। इसके खास एडवांटेज ये है कि लेजर का स्पीड लाइट के स्पीड से काम करता है, मतलब इंस्टेंटेनियस स्ट्राइक को यहाँ पे किया जा सकता है। इसमें काइनेटिक वेपन की तरह कोलैटरल डैमेज का खतरा काफी कम रहता है और इसमें पर शॉट का कॉस्ट भी काफी कम होने वाला है। इसमें दिए गए ऑटोमेशन और किल असेसमेंट एल्गोरिदम की वजह से रैपिड री एंगेजमेंट भी पॉसिबल होने वाला है। अब इन सिस्टम का प्रोटोटाइप स्टेज चल रहा है, जिसमें एक्सट्रीम वेदर और रियलिस्टिक कॉम्बैट ट्रायल को किया जाने वाला है। उसके बाद आर्मी और एयरफोर्स को इन सिस्टम को यूजर ट्रायल के लिए ऑफर किया जाएगा। अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो आगे चल के इसकी मास प्रोडक्शन को प्राइवेट पार्टनर की मदद से करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट IG ड्रोन की तरफ से है। ओडिशा की लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी IG ड्रोन की तरफ से अभी अपनी नई स्ट्राइकर FPV ड्रोन को इंडियन आर्मी के साथ ट्रायल में सक्सेसफुली वैलिडेट किया जा चुका है। ये एक इंडिजिनस कॉम्बैट ड्रोन होने वाला है, जो सर्वेलेंस, टैक्टिकल स्ट्राइक और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे मिशन को करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो स्ट्राइकर FPV को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही फ्लाइट के लिए तैयार किया जा सकता है। इसका क्रूजिंग स्पीड अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होने वाला है। इसका एंडुरेंस 30 मिनट के आसपास होने वाला है और इसका मैक्सिमम रेंज अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। ये 1 kg तक की पेलोड को भी कैरी कर सकता है, जिसको एक एडवांस पेलोड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म के थ्रू रिलीज किया जा सकता है। इसका एक खास फीचर इसका स्टेल्थ ऑपरेशन होने वाला है और कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये ड्रोन बहुत ही साइलेंटली ऑपरेट करता है, जिससे इसको कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करना आइडियल होने वाला है। ड्रोन -10 डिग्री से लेके +45 डिग्री की टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकता है, मतलब LOC और LAC दोनों जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्राइकर FPV में ELRS 2.4 GHz सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लॉन्ग रेंज कंट्रोल को प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही एनालॉग FPV स्ट्रीमिंग के अंदर 480 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ रियल टाइम वीडियो फीड को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे ऑपरेटर को क्लियर सिचुएशनल अवेयरनेस मिल सकता है। ट्रायल के दौरान स्ट्राइकर FPV ने सर्वेलेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक और रिकॉनेंस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और ये आर्मी की प्लेटून और कंपनी लेवल की ऑपरेशन के लिए एक स्केलेबल और लो कॉस्ट सोल्यूशन होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड क्लास के FPV ड्रोन को टक्कर देने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अपने एयर बैटल मैनेजर, जिनको फाइटर कंट्रोलर भी कहा जाता है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट टूल यानी कि डीएसटी से इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होने वाला है जो कि इंडियन एयरफोर्स के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को और भी एडवांस बनाने वाला है। अभी एयर बैटल मैनेजर यानी कि एबीएम ह्यूमन बैटल नोड की तरह काम करते हैं, जो कि मल्टीपल सेंसर, रडार डाटा और इंटेलिजेंस सोर्सेस के डाटा को फ्यूज करके पायलट और मिसाइल यूनिट को रीडायरेक्ट करते हैं। लेकिन एआई डीएसटी के साथ इनके पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएगा जो बहुत ही जल्दी एक्शनेबल इनसाइट्स और टैक्टिकल रिकमेंडेशन को जनरेट करने में सक्षम होने वाले हैं। डीएसटी की खास फीचर की बात करें तो ये सिस्टम F2T2E किल चेन यानी कि फाइंड, फिक्स, ट्रैक, टारगेट, एंगेज और एक्सेस को स्ट्रीमलाइन करने वाला है। मतलब रडार, अवेक्स, सैटेलाइट और ग्राउंड सेंसर की डाटा को रियल टाइम में फ्यूज किया सकेगा, जिससे एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल पिक्चर बनाया जा सकेगा। साथ ही इसमें एआई की मदद से थ्रेट को भी प्रायोरिटाइज किया जाने वाला है, जिससे एनिमी एयरक्राफ्ट या मिसाइल को क्विकली आइडेंटिफाई और काउंटर किया जा सकेगा। इसका एक और इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट यहाँ पे कॉग्निटिव लोड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है या डिडक्शन होने वाला है, जिससे रूटीन डाटा एनालिसिस एआई ऑटोमेटिकली करने वाला है, जिस वजह से एबीएम्स अपना फोकस हाई लेवल डिसीजन मेकिंग और मोरल जजमेंट पे देने वाले हैं। और अभी सिस्टम को इंटरऑपरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है, ताकि जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हमारे अलाइड फोर्सेस के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।